गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं इससे पहले वाले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बता रहा था और मैंने बताया था कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होता है उसको हम इसलिए फॉर्म करते हैं ताकि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर सकें। और उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ट्रांसजेनिक काऊ। अब जैसे ये ट्रांसजेनिक काऊ होते हैं, इसका एक एग्जांपल है रोजी। तो इसके अंदर एक ऐसे डीएनए सेगमेंट को इंसर्ट किया गया है जो अल्फा लैक्टोएल्बुमिन को फॉर्म करता है। तो ये जो अल्फा लैक्टोएल्बुमिन है ये बेसिकली ह्यूमन एल्वियोलिस को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज़ क्लियर है कि ये एल्वियोलिस को फॉर्म करता है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो नॉर्मली जो स्मोकिंग करते हैं उनको एक डिजीज हो जाता है जिसे कहते हैं स्मोकर्स डिजीज़। क्या कहते हैं? स्मोकर डिजीज़। और एम्फीसीमा डिजीज होता है। इसमें क्या होता है? एल्वियोलिस डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसमें क्या होती है? एल्वियोलिस डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो स्मोकिंग करते हैं उनकी एल्वियोलिस डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस कारण से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो घट जाती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? घट जाएगी। तो ऐसे लोग जो इस पर्टिकुलर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, यदि वो इस दूध को लेते हैं तो ये प्रोटीन एल्वियोलिस, नए एल्वियोलिस को बनाने में फॉर्म करेगा। तो इस पर्टिकुलर डिजीज से मतलब कम आउट होने में उस पर्सन को काफ़ी मदद मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ से ये क्लियर है कि किस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें हैं, जैसे जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है उसमें भी जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी कहने का मतलब कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर कोई ऐसा डीएनए का सेगमेंट है जो किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मान लीजिए इस डीएनए सेगमेंट में कोई डिफॉर्मिटी आ गई या कोई चेंज आ गया तो इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जब इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो क्या प्रॉपर एंजाइम फॉर्म हो पाएगा? तो प्रॉपर एंजाइम फॉर्म नहीं हो पाएगा। प्रॉपर एंजाइम फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये एंजाइम जिस फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो फंक्शन भी आपके बॉडी में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, और यदि हमें अर्ली स्टेज में ही, मान लीजिए अर्ली स्टेज में हमने एक इंडिविजुअल के एक सेल को लिया और सेल को लेने के बाद हमने क्या किया, उस सेल के सारे डीएनए को निकाल कर हमने देख लिया कि सारे सीक्वेंसेस सही है या नहीं। अब यदि हमें मालूम चलता है कि डीएनए का वो सेगमेंट जो मान लीजिए एक एंजाइम एक्स है इसको फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यदि इसको फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसमें कोई डिफॉर्मिटी है, ये मतलब प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, तो उस डीएनए के सीक्वेंस को वहाँ से कट करके हम रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह पे कोई जो प्रॉपर इस एंजाइम को फॉर्म करने के लिए सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और यदि हमने इंसर्ट कर दिया और उसके बाद जो वो सेल है उस सेल को मैंने फिर बॉडी में डाल दिया, अब बॉडी के अंदर वो सेल डिवाइड करेगा तो वो जितने भी सेल्स को फॉर्म करेगा उस सभी सेल्स के अंदर राइट सीक्वेंस ऑफ एंजाइम होगा या रॉन्ग सीक्वेंस? राइट सीक्वेंस। तो ये सारे जो सेल्स होंगे वो इस एंजाइम को फॉर्म करेंगे। तो ये जिस भी फंक्शन के लिए फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो फंक्शन आपको प्रॉपर तरीके से कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको एक बताया था, ADA एडेनोसिन डीएमाइनेज ये एक एंजाइम होता है। अब मान लीजिए ये एंजाइम जिस डीएनए सीक्वेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो डीएनए सीक्वेंस इसको फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यदि इसके अंदर कोई चेंज आ जाता है तो क्या एडेनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम फॉर्म होगा? नहीं। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन होता है
दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन एंड पैरामिडीन। तो ये प्यूरिन के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये एंजाइम ही फॉर्म नहीं हुआ तो प्यूरिन का ब्रेकडाउन होगा नहीं, तो प्यूरिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये हमारे बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद ये हमारे WBC सेल्स और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी और नर्वस सिस्टम भी जो है वो हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ के लिए यदि हम ये सीक्वेंस, जो DNA का सीक्वेंस जो इस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको अर्ली स्टेज में ही कट करके रिमूव कर दें और राइट सीक्वेंस इंसर्ट कर दें, तो ये सारा जो काम होना था ये इससे हम बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। तो ये हमारी नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी जो होती है उसमें भी मदद करता है या नहीं करता है, आया समझ में। इसके अलावा ट्रांसजेनिक पिक्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक पिक्स। तो पिक्स में क्या करते हैं, जैसे आजकल बहुत कॉमन हो गया है लीवर ट्रांसप्लांटेशन, लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन से यदि आप लीवर लो तो जिस ह्यूमन से आप लीवर ले रहे हो उसके लाइफ पे बन जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो लीवर ह्यूमन के अंदर होता है, जो DNA का सीक्वेंस जो लीवर को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, यदि उसी DNA के सीक्वेंस को मैं पिक के अंदर इंसर्ट कर दूं तो जो लीवर बनेगा पिक के अंदर, वो लीवर एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग के जैसा होगा या किसी और का जैसा होगा? ह्यूमन बीइंग के जैसा होगा, क्योंकि जो DNA सीक्वेंस आपने किया है लीवर वाला वो तो ह्यूमन का आपने इंसर्ट किया है ना। तो इसीलिए वो लीवर सेल जो होगी वो क्या होगा, वो ह्यूमन का लीवर होगा। और ट्रांसप्लांट इस लीवर को हम इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ऐसे लोगों को जिनका लीवर खराब हो गया है या नहीं हो गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, इसीलिए हम उनको फॉर्म भी करते हैं। ऐसा समझ में। अब जो नेक्स्ट बात रह गई वो क्या है, वो आपका है एथिकल इशू। नेक्स्ट जो बात हम करेंगे आज, एथिकल इश्यूज। किसकी बात करेंगे? एथिकल इशू। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एथिकल इशू होते क्या है, एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स कहने का मतलब है कुछ मोरल, कुछ प्रिंसिपल्स जो हम कहते हैं। जैसे आप कॉमन डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, आप मान लीजिए कि कोई काम कर रहे हैं और वो सोसाइटी के नियम के अनुसार गलत है, तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट फुलफिलिंग द एथिक्स ऑफ द सोसाइटीज। ठीक है, मतलब कुछ नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, हम उनको एथिक्स कहते हैं। ठीक है, और यदि कोई उसे ओबे नहीं करता है तो हम ये कहते हैं कि द पर्सन इज नॉट फॉलोइंग द एथिकल इशूज। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहाँ पे समझने की कोशिश करो। यही बात बायोटेक्नोलॉजी और ट्रांसजेनिक्स में भी आता है। ये क्या है, जैसे देयर आर सर्टेन मोरल्स एंड प्रिंसिपल्स व्हिच हैज बीन सेट अप बाय द ह्यूमन बीइंग्स so that we can use the genetical modification only for the human welfare and not for damaging the environment। हमें यदि ऐसा लगता है, ठीक है, कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकता है, तो उस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाने पे बैन लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल बनाइए या ट्रांसजेनिक चीज़ बनाइए और उसको आप मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है GEA, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। ये कौन सी कमेटी है? जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये जो कमेटी होती है ये हर कंट्री के अंदर होता है। तो जो भी साइंटिस्ट एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाता है,
ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाता है तो उसे सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेना होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन ये देखता है कि जो ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है ये कहीं हमारे एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, जो मोरल जो प्रिंसिपल्स सेटअप किए गए, जो स्टैंडर्ड्स सेटअप किए गए हैं, क्या वो फॉलो हो रहे हैं या वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो दैट इज फॉलोइंग द लिटिगेसी ऑफ द एक्टिविटी और नॉट, सो दैट इज कॉल्ड एज एथिकल इशूज। ठीक है, तो एथिकल इशूज क्या होते हैं समझ में आ गया। दे आर द सर्टेन मोरल and principles which has been set up and having legitimate policies। legitimate intimacy और legitimate policy कहने का मतलब क्या होता है समझिए। legitimacy लीगल प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। यदि आप इलीगल तरीके से किसी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को फॉलो बनाते हैं तो यू आर नॉट फॉलोइंग द मोरल एंड प्रिंसिपल्स, सो यू विल बी नॉट अलाउड बाय द जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटीज एंड यू कैनॉट ब्रिंग दोज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इनटू द मार्केट। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए लॉ के अनुसार जो मोरल प्रिंसिपल सेटअप किए गए हैं दैट हैज़ टू बी फॉलोड और दैट हैज़ नॉट टू बी फॉलोड, दैट हैज़ टू बी फॉलोड। जब उसको आप फॉलो करोगे तभी जाकर यू विल बी गिवन परमिशंस। अब इसमें कैसे होता है देखिए, जैसे किसी साइंटिस्ट ने मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म बनाया ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए, ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल बनाया, कुछ भी बनाया। ठीक है, तो उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में और ओपन इन्वायरमेंट में पहले चेक किया जाता है कि क्या वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं या डैमेज नहीं कर रहे हैं। यदि वो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे होंगे तो दे विल बी गिवन द परमिशन that particular scientist can form those plants and animals and can sell them into the environment। अब ये सब इसलिए होता है ताकि सुपर वीड्स लाइक जो चीज़ें हैं वो फॉर्म ना हो जाएं। ठीक है, इन जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है वो सब चीज़ें ना हो जाएं। जो भी चीज़ें की जाएं दैट शुड बी इन द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। इन दोनों चीज़ के जो वेलफेयर में यदि है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल तो उसे परमिशन दी जाएगी, अदरवाइज उसे परमिशन नहीं दी जाएगी। तो एथिकल इश्यूज क्या होते हैं समझ में आ गया। अब एक बात है बायोपेटेंसी। नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम, बायोपेटेंसी। पेटेंसी क्या होता है पहले समझिए। पेटेंसी कहने का मतलब होता है लीगल राइट्स विच हैज़ बीन गिवन ऑफिशियली। ठीक है, तो यदि किसी चीज़ के लीगल राइट आपको दे दिया गया है तो उसका पेटेंसी आपको हो गया। यदि वो लीगल राइट किसी लिविंग बीइंग के लिए हुआ तो दैट विल बी कॉल्ड एज बायोपेटेंसी। पेटेंसी का मतलब क्या हो गया, लीगल राइट। तो यदि आपको किसी चीज़ की पेटेंसी मिल गई है सो विदाउट योर परमिशन नो वन कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग, और यदि कोई उसे यूज करता है सो यू कैन मूव इन टू द कोर्ट फॉर योर राइट। तो वो एक लीगल राइट आपको दिया जाएगा जिस पर आपका एक अधिकार होगा कि बिना आपके परमिशन के वो कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो नॉर्मली जो ये लीगल राइट है इट इज़ गिवन टू एन इन्वेंटर, to a inventor who has find out a new or has find out or formed a new thing which is not existing in the world।
तो एक नई चीज़ को यदि कोई इन्वेंटर फाइंड आउट किया गया है तो उसे उसका लीगल राइट दिया जाएगा, और यदि वो लिविंग बीइंग है तो उसे वो लिविंग राइट लीगल राइट उस लिविंग बीइंग के लिए दिया जाएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, बायोपेटेंसी। ठीक है, तो नॉर्मली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं जो ये लीगल राइट्स देते हैं। ये नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जिससे जो एक पर्टिकुलर कंपनी या एक इंडिविजुअल या एक इन्वेंटर और साइंटिस्ट को ये परमिशन दी जाती है। ठीक है, तो बायोपेटेंसी क्या होता है समझ में आ गया। अब मैंने कहा ये लीगल राइट है, विदाउट योर इंफॉर्मेशन नो कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। तो एक होता है बायोपायरेसी। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पायरेसी क्या होती है। चोरी, पायरेसी का मतलब क्या होती है, चोरी। विदाउट एनी लीगल परमिशन और विदाउट इन्फॉर्मिंग द पर्सन who has got the legal right of that thing, without informing them, if you are using that one or you are forming anything like that particular thing, so that will be called as a piracy, and if it is related to the living being it will be called as biopiracy। जैसे आप देखो सीडी होती हैं, जो सीडीज होती हैं उसमें क्या होता है, एक लीगल राइट एक कंपनी को होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक सीडी खरीदा और उसके कॉपीज बना लेते हैं घरों में और उसको सेल कर देते हैं सस्ते रेट पे। तो ये गलत है, ये पायरेसी है, क्योंकि वो लीगल राइट आपको नहीं है। और यदि आप उसको कर रहे हैं तो वो जो कंपनी है वो आपको यदि आपके ऊपर केस कर देती है एंड यू आर फाइंड दैट यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स लाइक विच इज कंप्लेन बाय दैट कंपनी, तो आपको इवन जेल भी हो सकती है। सो duplicacy or without informing the legal right of that particular person, if I am using a particular thing or I am forming that particular thing, so that is called as a piracy. So if it is related to living being, it will be called as what, biopiracy। जैसे कि एक बात समझिए, टर्मरिक एक सब्सटेंस हल्दी होती है जो इंडिया में होती है, तो एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, इसका लीगल राइट अपने नाम पे करवा लिया था। तो फिर इंडियंस जो थे उन्होंने, इंडियन अथॉरिटी जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसका केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में डाला। और फिर जब जाके ये बात हुई कि इंडियंस टर्मरिक को बहुत लंबे समय से बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उस मल्टीनेशनल कंपनी से वो लीगल राइट लेकर इंडिया को दे दिया गया। ठीक है, नहीं, यदि उस लीगल राइट, यदि वो जो पेटेंसी है यदि उस मल्टीनेशनल कंपनी के पास होती, तो आप टर्मरिक से कोई भी बना हुआ चीज़ यूज़ नहीं कर सकते थे विदाउट द परमिशन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। ऐसे ही बासमती राइस एक है, बासमती राइस की वैरायटी है जिसमें थोड़ा सा स्लाइटली जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज करके एक अमेरिकन कंपनी ने, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ने, MLC ने उसका लीगल राइट ले लिया था। इसको भी इंडियंस ने मतलब केस डाला था जो इंटरनेशनल कोर्ट है, और वहाँ से फिर हमें इस चीज़ का पेटेंसी मिला। तो आज आप विदाउट एनी हेजिटेशन बासमती अपने घर में, अपने कंट्री में ग्रो कर पाते हैं या नहीं। तो ये इसे बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंसी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो तो आप अपना पूछ सकते हो। ठीक है।